हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द थर्मोडायनेमिक्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में, हीट स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और हीट कैपेसिटी वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था मैंने पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल के बारे में, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बेसिकली। हाँ, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में जो है कैसे जो है एंथैल्पी का चेंज होता है। हाँ, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम पहले कि इसमें सबसे पहले थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है ब्रांच ऑफ केमिकल रिएक्शंस which give information about the physical state of reactant or product and heat change is called thermochemical reactions। हाँ, किसी भी वो ब्रांच ऑफ साइंस है केमिस्ट्री का जो हमें किसके बारे में बताता है, स्टेट ऑफ रिएक्शन मतलब फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड लिक्विड गैस है, एंड हीट चेंज उसमें जो हीट चेंज हो रहा है वो उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे हम पता कर लेते हैं किसी भी रिएक्शंस में जो है हमको हीट देनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी। तो चलिए आते हैं देखते हैं। इट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है उसको फर्दर जो है हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे कि उसको बाहर से हीट देनी पड़ रही है और उससे हीट रिलीज हो रही है। तो दो टाइप में कौन सा है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट इसमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which heat is required and delta H is equal to पॉजिटिव। डेल्टा एच इसमें क्या होता है? पॉजिटिव। इस रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा बाहर से, हीट रिक्वायर्ड होगी। हाँ, तो चलिए देखते हैं कैसे जो है, अगर इसका जो है हम ग्राफ बनाएं, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी और हम इसके बीच में ग्राफ बनाएं स्टेट ऑफ रिएक्शंस के बारे बीच में, हियर इज एंथैल्पी एंड स्टेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट का इनिशियल कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। रिएक्शन का कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होता है और रिएक्शन जो है क्या करता है, अगर कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कुछ ना कुछ क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया और ये बन गया प्रोडक्ट। हाँ, तो ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट। ये किसका है? रिएक्टेंट का। मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट ने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाय ई। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। ये एंथैल्पी है। रिएक्टेंट का एंथैल्पी क्या है? डेल्टा एच वन, डेल्टा एच इनिशियल लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट का क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच फाइनल। नो, इस केस में हम देख सकते हैं ग्राफ में हमारा फाइनल एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल एंथैल्पी। इसलिए यहाँ से जो हम डेल्टा एच निकालेंगे, ये डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या आएगी? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो एच फाइनल क्योंकि हमारा बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एच इजकल टू पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव। इसमें जो है हीट रिक्वायर्ड होगा, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। कोई भी रिएक्शन होने के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? हीट बाहर से हमको देनी पड़ेगी। और हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कौन कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, तो जितना भी हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन वाला जितना भी रिएक्शन होता है, तो जितना भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन, वो सारे के सारे क्या होता है, कौन सा रिएक्शन को फॉलो करता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बाहर से हमको हीट देनी पड़ती है। कौन सा आ जाएगा? हीट ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। हीट ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या आ सकता है? बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अगर नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोथर्मिक के बाद, तो कौन सा आता है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में व्हेन a substance when a substance react and heat is evolved, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, उससे अगर हीट इवोल्व हो रही है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज, टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी हम ग्राफ बना करके देखते हैं किस टाइप का होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हम यहाँ पे अगर एंथैल्पी ले लें, क्या ले लें, एंथैल्पी, और यहाँ पे हम क्या ले लें, स्टेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हमारा मान के चलो, मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होगा, आर का कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होगा। ये क्या करेगा, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और कहाँ पे पहुंच जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो रिएक्टेंट की इनिशियल डेल्टा एच यहाँ पे कितना है, एच इनिशियल, और डेल्टा एच फाइनल क्या है, ये प्रोडक्ट है ना, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, डेल्टा एच फाइनल, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, डेल्टा एच। अब देखो डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच फाइनल या डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट लिखेंगे ना, तो एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, यही लिखेंगे। अब देखो प्रोडक्ट में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, हमारी कम है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू कम है, डेल्टा एच इनिशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू सॉरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यू कम है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो अगर कम से ज्यादा को माइनस करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक में हमारा डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, ज्यादातर जो है अगर मान के चलो हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी मैक्सिमम हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, कुछ एक जो है एंडोथर्मिक होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़े, तो मैक्सिमम चलिए उसमें जो है कुछ एक्सेप्शन आ जाता है तो वो नहीं लेते हैं। तो हम जो देखते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें ऑलवेज हीट इवॉल्व भी होगा, जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अलावा अगर हम देखेंगे तो कौन सा आता है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में भी क्या आता है, हमारा हीट इवॉल्व होता है, कंबशन रिएक्शन। और भी देखते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और हाइड्रेशन भी, हाइड्रेशन रिएक्शन। इन सब केस में, इन सब रिएक्शन में क्या होगा, हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होगा, तो इस टाइप के रिएक्शन हमको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो हीट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आता है, तो हीट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of reactant according to balanced chemical reactions had completely reacted। एक मोल जो है रिएक्टेंट वो कंप्लीटली रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो इवॉल्व होगा, एंडोथर्मिक होगा तो एब्जॉर्ब होगा। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल अगर रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
कंप्लीटली रिएक्टेड, अगर एक मोल रिएक्टेंट का कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशन देखेंगे, हमारा रिएक्शन कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या बोलते देते हैं उस रिएक्शन को, उसमें क्या बोल देते हैं, उसमें जो हीट इवॉल्व होगी उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी। और उसको डिनोट क्या किससे किया जाता है, डेल्टा एच से। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और इसको डिनोट क्या किससे किया जाता है, डेल्टा यू से, हाँ डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई से, हाँ इन दोनों से डिनोट किया जाता है। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, हाँ डेल्टा सॉरी डेल्टा ई प्लस वर्क डन अकॉर्डिंग टू, सॉरी डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये वैल्यू आती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, कि फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कौन सा ज्यादा जो है स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 मिलता है तो क्या बनता है, H2O। अगर H2O लिक्विड बन रहा है तो उस केस में जो हीट इवॉल्व होगा वो ज्यादा इवॉल्व होगा, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है। इस केस में जो हीट रिलीज होगा वो कितना होगा, -285.8 किलो जूल पर मोल। लेकिन H2 प्लस हाफ O2 मिलकर के H2O ही बना रहा है, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, गैसियस वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। उस केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच इक्वल टू -242 किलो जूल पर मोल। तो -242 किलो जूल पर मोल जो है अगर गैसियस फॉर्म में वाटर बन रहा है तो मतलब क्या कि ये गैसियस फॉर्म वाला वाटर जो है वो कम स्टेबल होगा, लिक्विड फॉर्म वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए ज्यादा एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म, मतलब एलोट्रोपिक डिफरेंट एलोट्रोप्स अगर किसी भी एटम का पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन का एलोट्रोप क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड है, डायमंड भी होता है। ग्रेफाइट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो CO2 बनाता है। इस केस में जो है एनर्जी जो रिलीज होती है वो कितनी होती है, -393.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, और देखो डायमंड जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। और इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -399 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कि ये वाला अगर ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इसको रिएक्शन करना डिफिकल्ट आएगा, तो इसमें जो रिलीज होगी वो कम आएगी। और ये वाला अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ये इसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, कम स्टेबल है प्रोडक्ट में बन रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों में कॉमन है। अगर रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होकर के ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये ज्यादा स्टेबलाइज है तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी रिएक्शन होने में, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी तो प्रोडक्ट जो है उतना ज्यादा रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन लगाएंगे तो इस केस से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली वैसे जो है ज्यादा हार्ड और ज्यादा स्टेबल किसको मानते हैं, डायमंड को, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। थर्मोडायनेमिकली डायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, देन डायमंड। ग्रेफाइट से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, डायमंड होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स जो है क्या होता है, ये यानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन से। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में पहला क्या आता है, हीट व्हेन हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of substance, when 1 mole of substance is formed from its most natural occurring substance is known as heat of reaction। क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन, चलिए देखते हैं।
व्हेन हीट इवोल्ड और एब्जॉर्ब, ज्यादातर केस में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उसमें इवोल्ड होगा, लेकिन कुछ में जो है एब्जॉर्ब भी होता है। जो जिसमें इवॉल्व होगा वो एक्सोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। व्हेन हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अगर 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 मोल का सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मोस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। और वो जो सब्सटेंस बनना भी चाहिए, किससे बनना चाहिए, जो नेचर में सबसे ज्यादा एबंडेंट है वो सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सी ग्रेफाइट है, एग्जांपल है सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस O2, ये आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है ना, 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन फ्रॉम सी ग्रेफाइट प्लस O2, देन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यस हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सी ग्रेफाइट, कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में मोस्ट नेचुरल अकरिंग होता है, मतलब ग्रेफाइट के फॉर्म में ज्यादा प्रेजेंट होता है कार्बन। हाँ, अगर हम देखेंगे सी डायमंड, सी डायमंड प्लस O2, सी डायमंड प्लस O2 भी हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हम इसको जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, बिकॉज डायमंड जो है मोस्ट नेचुरल अकरिंग नहीं है, ये ज्यादा नेचर में नहीं पाया जाता है। ज्यादा नेचर में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्राफाइट के फॉर्म में। अगर हम देखेंगे H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O, क्या इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, यस हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है 1H2 प्लस हाफ O2 से, इसलिए इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं नेचर में कौन सा जो है सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे एटम लिख देते हैं और मोस्ट नेचुरल अकरिंग, नेचुरल अकरिंग। हाँ, तो चलिए देखते हैं कौन सा आइटम, कार्बन किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, सी ग्रेफाइट के फॉर्म में, किसमें, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन देखेंगे किस में पाया जाता है, O2 गैस के फॉर्म में। सल्फर देखेंगे किस फॉर्म में पाया जाता है, S8 फॉर्म में। सल्फर H2 S3 S4 सारे फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन S8 वाला जो है मोस्ट एबंडेंटली होता है, क्लियर। अब फास्फोरस देखेंगे, फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है, P व्हाइट फॉर्म में, फास्फोरस व्हाइट। फास्फोरस ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, लेकिन फास्फोरस व्हाइट वाला जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट एबंडेंटली नेचर में पाया जाता है। तो इन सब एटम से या इस टाइप के एटम से अगर 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ये सब रिएक्ट करके, उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद हीट ऑफ कंबशन। तो क्या होता है हीट ऑफ कंबशन, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is completely burnt in excess of air, in excess of oxygen or air is known as heat of combustion, हीट ऑफ कंबशन इसको बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम मान के चलो कार्बन को, सी ग्रेफाइट है यहाँ पे, सी ग्रेफाइट प्लस O2, तो ये पूरा तरह से कंबाइन होगा कार्बन, तो क्या फॉर्मेशन कर लेगा, CO2 का फॉर्मेशन। तो क्या हम इसको हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे, यस हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कितना टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ऑक्सीजन एक्सेस में बन करके CO2 से ज्यादा कुछ नहीं बन हो सकता, क्लियर। और H, क्या इसको डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, यस ग्राफाइट के फॉर्म में जो है कार्बन GrFPH। हाँ, तो ग्रेफाइट के फॉर्म में जो कार्बन मोस्ट एबंडेंटली होता है, मोस्ट एबंडेंटली कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए डेल्टा H फॉर्मेशन भी बोलेंगे, कंबशन भी बोलेंगे। तो क्या इसको हम सी डायमंड अगर ले लें, सी डायमंड प्लस O2, सी डायमंड प्लस O2 मिलकर के क्या बना लेता है, CO2। तो क्या हम इसको डेल्टा H कंबशन बोलेंगे,
डेल्टा एच कंबशन बोलेंगे? यस, कंबशन तो बोलेंगे, क्योंकि कंबशन के लिए मोस्ट नेचुरल अकरिंग जो कंडीशन नहीं है। कंबशन के लिए कंडीशन क्या है कि ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पूरी तरह बंट हो जाए। यस हो रहा है, लेकिन क्या इसको डेल्टा एच फॉर्मेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 देखेंगे, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 में। तो क्या इसको हम डेल्टा एच कंबशन बोलेंगे? यस, कंबशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कंबशन जो है वो हाफ O2 से कंबाइन होकर के CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। कंबशन का प्रोडक्ट जो है, अगर जो है पूरी तरह से कंबशन हो रहा है, CO2 और H2O ही अगर हाइड्रोकार्बन कार्बन बंट हो रहा है, तो CO2 एटलीस्ट अगर कार्बन बंट हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 ये वन प्रोडक्ट होगा ही होगा। हाँ, CO2 के अलावा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो प्रोडक्ट होगा तो वो कंप्लीटली बंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा इसमें? नहीं होगा, बिकॉज कार्बन CO के फॉर्म में मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं होता, ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये भी जो है डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन डेल्टा एच कंबशन होगा। क्या ये वाला कंबशन होगा? C प्लस हाफ O2, C प्लस हाफ O2 गिव CO, C प्लस हाफ O2 CO दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हम इसको जो है, क्या हम इसको क्या हम हाफ O2 और यहाँ पे हम ग्रेफाइट ले लें, ग्रेफाइट, तो और 1 मोल ऑफ CO बन रहा है, तो क्या हम इसको डेल्टा एच कंबशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे डेल्टा एच कंबशन। वाई कंबशन नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा CO जो है कंप्लीटली, कार्बन कंप्लीटली बंट नहीं हो रहा है। कंप्लीटली बंट होगा तो CO2 में कन्वर्ट होगा। क्या डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस O2 मिल करके 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए डेल्टा एच फॉर्मेशन बोलेंगे। क्या हम इसको डेल्टा एच, अगर एक और एग्जांपल ले लें, मानकर चलो C डायमंड है, C डायमंड प्लस हाफ O2 ये दे रहा है क्या? CO। हाँ, तो क्या इसमें डेल्टा एच कंबशन बोलेंगे? CO बन रहा है, CO2 बनेगा तभी कंबशन बोलेंगे, कंबशन नहीं बोलेंगे। क्या इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे? नहीं, मोस्ट नेचुरल अकरिंग से नहीं बन रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं बोलेंगे इसको। क्लियर? तो हीट ऑफ कंबशन ये था। नेक्स्ट अगर देखते हैं एप्लीकेशन क्या आता है हीट ऑफ कंबशन का, तो एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन इज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। जनरली कंबशन होता है तो ये इस टाइप का रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या फूड, जनरली कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो फूड का निकाला जाता है कि कौन सा फूड जो कितना कैलोरी वाला है। तो कैलोरीफिक वैल्यू में हम क्या ये जो है किससे निकाला जाता है? कंबशन रिएक्शन से। The amount of heat evolved when 1 gram of substance या food is completely burnt or oxidized, अगर उसको completely burnt कर रहे हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को, तो उससे जो हीट रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू, calorific value is amount of heat evolved when 1 gram substance wood is completely burnt or oxidized is known as calorific value, and value of calorific value is delta H upon molecular weight। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? डेल्टा H का क्या आता है? ये हीट है एक तरह का जो है, एंथैल्पी है ना, तो एंथैल्पी का क्या आता है? जूल। और मोलिकुलर वेट का क्या आ जाएगा? मोलिकुलर वेट मतलब पर ग्राम आ जाएगा, जूल ग्राम इनवर्स। दिस विल बी द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट अगर देखते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो चलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एज ऑलरेडी हम लोग ने पहले पढ़ चुके 10th क्लास में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी कॉमन है। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व वन इक्विवेलेंट ऑफ, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ acid react with one equivalent of base, when one equivalent of acid react with one equivalent of base, then heat release in this process is known as heat of neutralization। हाँ,
क्या होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? When one equivalent of acid neutralize, as we know very well, that is what is neutralization. Neutralization reaction, when acid react with base, then formation of salt and water is known as neutralization reaction. Now see, when one equivalent, अगर एक इक्विवेलेंट एसिड का लेंगे और एक इक्विवेलेंट बेस का लेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उससे क्या होगा? हीट रिलीज होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस केस में वन इक्विवेलेंट एसिड और वन इक्विवेलेंट बेस को जब मिलाएंगे तो उससे जो हीट रिलीज होगा उसी को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल NaOH बेस प्लस HCl, ये एसिड है, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस में H2O। हाँ, NaCl प्लस H2O। तो इससे जो हीट रिलीज होगी डेल्टा H, उसी को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। उसी को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसी को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ। नाउ सी, अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, उसके केस में क्या स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए जो भी एसिड और बेस, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि ऑल स्ट्रॉन्ग आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, ऑल स्ट्रॉन्ग आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। जितने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सारे के सारे इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, या एसिड हो या बेस हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? वो 100% आयोनाइज हो जाए। NaOH है तो Na प्लस और OH के फॉर्म में सारे के सारे जो है ये एटम आयोनाइज हो जाए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। और वीक किसको बोलते हैं? जो कंप्लीटली 100% आयोनाइज नहीं होता हो। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड, 100% आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वीक। तो ऑल, और सबका जो है अगर 100% नहीं हुआ है आयोनाइज, या तो 90 होगा या 80 होगा या 70 होगा, फिक्स नहीं होता है। तो ऑल वीक आर नॉट इक्वली वीक बट ऑल स्ट्रॉन्ग आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ऑल वीक आर नॉट इक्वली वीक। सारे वीक जो है इक्वली वीक नहीं होते हैं, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं कि अगर सारे इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक एक इक्विवेलेंट मिलाएंगे तो उससे जो हीट रिलीज होगा वो फिक्स होगा ना। तो कितना होता है? चलिए देखते हैं। व्हेन वी एड one equivalent of strong acid plus one equivalent of strong base, then heat release is minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57, अगर जूल में लिखेंगे तो -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। हर इक्विवेलेंट से इसी को 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 किलो जूल। जूल होता है 1 कैलोरी बराबर 4.18, इसी को 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर? व्हेन we add one equivalent of strong acid and one equivalent of strong base, then heat release, इस केस में जो heat release होगी वो कितना होगा? फिक्स होगा। कितना होगा? -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। तो चलिए देखते हैं NaOH क्या स्ट्रॉन्ग है? यस, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू कितनी आई होगी? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? अब मान के चलो कोई भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखा है। हीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। डेल्टा H कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर डेल्टा H की वैल्यू -13.6 किलो कैलोरी से पर इक्विवेलेंट से कम आ रहा है, उसका मतलब वो 100% आयोनाइज नहीं हुआ है। तो वो किसका होगा? वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा? वो वीक का होगा, स्ट्रॉन्ग वाले का, क्योंकि मैक्सिमम कितना आता है? -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। अगर -13.6 से कम आ रहा है, अगर किसी का तुमको दे रखा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 12 पॉइंट समथिंग या 13.4 13.3, तो वो कैसा एसिड या बेस होगा? वो वीक होगा। क्लियरली? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ये था। चलो अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? कि हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसी पे, किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उससे हीट रिलीज एब्जॉर्ब होगी। जनरली हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन and
1 mole of unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon is known as heat of हाइड्रोजनेशन। क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल देखो, ये मान के चलो अल्काइन है, दिस इज अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये क्या है? अनसेचुरेटेड है। यस, जितना भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अल्कीन और अल्काइन, उसको क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है अनसेचुरेटेड। अगर इसमें कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दें जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सी सिंगल बॉन्ड सी में। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा? +2 H2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड भी तोड़ेंगे तो एक H2 में जो है बॉन्ड कितना होता है? ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर से ये टूटेगा, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस से जो हीट निकलेगा डेल्टा H, उसी को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, चलिए अगर इसी में हम लिखेंगे C2H2, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C है, H है, यहाँ पे भी H है, इसमें प्लस में हमने क्या कर दिया? H2। तो इससे हमारा कन्वर्ट क्या होता है? C डबल बॉन्ड C H H H H। तो इस प्रोसेस को क्या हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे हीट ऑफ डेल्टा H हाइड्रोजनेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड करना है। अभी भी इसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, अभी भी इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 है, क्या इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे? इसमें प्लस H2 करेंगे तो ये क्या सिंगल बॉन्ड में जो कन्वर्ट होगा? सी सिंगल बॉन्ड सी एच 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 एच। इस सिंगल बॉन्ड में डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलेंगे, यस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। क्योंकि डबल जो है सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली हमको क्या करना? मल्टीपल, डबल हो या ट्रिपल हो, उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन जो ऐड करना पड़ता है, उससे जो हीट रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो हीट लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अभी तक जो था, अभी जो हमने पढ़ा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो एक्सोथर्मिक था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो भी एक्सोथर्मिक, उसमें भी हीट रिलीज होती थी। लेकिन यहाँ पे हीट तोड़ना है ना, तो हीट देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे इसमें? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट of heat required to dissociate 1 mole of a molecule into gaseous atom is known as heat of atomization। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। चलिए देखते क्या है। अगर हम H2 ले, H2 का 1 मोल है ना, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? H और H, मतलब तो H प्लस H, ये गैसियस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। H2 किसमें है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। H2 इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इसको जो है हमको तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल into gaseous atom is known as heat of atomization। तो इसको डेल्टा H एटोमाइजेशन बोलेंगे, एटोमाइजेशन। इस केस में देखो हमको हीट बाहर से देनी पड़ रही है, बाहर से हीट देनी पड़ रही है ना, डेल्टा H हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव।
क्या इसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे? हाफ H2 गिव H गैस, 1 मोल गैस का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, क्या इसको बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बिकॉज हाफ मोल यहाँ पे लिए हैं। हाफ मोल के को अगर हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं गैसेस मॉलिक्यूल में, तो उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको डेल्टा H एटमाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल को जो है हमको कन्वर्ट करना है किसमें? एटॉमिक गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो चलिए ये Cl2 को जो है अगर हम Cl गैस प्लस Cl गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे? यस, इसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। हाँ, लेकिन क्या हम हाफ Cl2 ले लेंगे? हाफ Cl2 ले लेंगे, हाफ Cl2, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें? Cl गैस में, इसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा H एटमाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल को जो है हमको कन्वर्ट करना है किसमें? गैसियस मोल में, तभी उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ये भी एक्चुअली किस टाइप का रिएक्शन आएगा? अभी जो हमने हीट ऑफ एटमाइजेशन पढ़े उसमें भी बाहर से हमको हीट देनी पड़ रही थी, मतलब क्या? रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? एक फॉर्म से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हीट को मतलब किसी भी सब्सटेंस को ले जाना है। तो अलग अलग स्टेट कौन सा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना। अगर सॉलिड से लिक्विड में ले जा रहे हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम लिक्विड गैस और गैस लिक्विड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमको किसमें? सॉलिड से गैस में ले जा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कौन सा आता है? हीट ऑफ फ्यूजन। क्या आता है? हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन, हाँ, तो चलिए हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट heat required to convert 1 mole of solid 1 mole of solid into liquid 1 mole of solid into liquid at its melting point is known as heat of फ्यूजन। इसको ही हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल H2O किस फॉर्म में? अगर सॉलिड फॉर्म में H2O जो है किस को क्या बोलते हैं? आइस। अगर आइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में? किसमें? लिक्विड में। H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो चलिए H2O सॉलिड से H2O लिक्विड वगैरह हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस वाले प्रोसेस में जो हीट लगेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा H फ्यूजन। क्या बोलते हैं? डेल्टा H फ्यूजन। हाँ, अब यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो डेल्टा H कैसा आएगा? डेल्टा H पॉजिटिव, एंड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। कैसा आएगा? एंडोथर्मिक। अगर तुमको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमको हीट देना पड़ रहा है या निकल रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो थोड़ा ऐसा सब्सटेंस सोचो जो कि जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। फॉर एग्जांपल आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, काफी ज्यादा होता है। तो इसको अगर हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आयरन सॉलिड से आयरन लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसको कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट देना पड़ेगा ना। हीट देना पड़ेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में हमको क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है। हीट देना पड़ता है मतलब डेल्टा H पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। क्लियर? रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन के बाद अगर हम देखते हैं तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन के बाद क्या आता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यहाँ पे 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड
into gas is known as heat of vaporization, known as heat of vaporization. फॉर एग्जाम्पल देखो H2O किस में है, लिक्विड फॉर्म में, H2O लिक्विड में है, H2O लिक्विड से हमको किस में कन्वर्ट करना है, H2O गैस के फॉर्म में, H2O गैस के फॉर्म में। अगर मान के चलो लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर के फॉर्म में, मतलब वाटर को जो हमको बॉईल करना है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में हमको बाहर से हीट देनी पड़ती है ना, यस बाहर से हीट देनी पड़ती है, तब वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में। तो इस वाले हीट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसमें जो हीट होता है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन कौन सा आएगा, एंडोथर्मिक, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस आर नोन एज, गैसियस फॉर्म आर नोन एज heat of vaporization and delta H will be positive, reaction will be endothermic, clear। अगर heat of vaporization के बाद देखते हैं हम क्या आता है, heat of sublimation, heat of sublimation। तो चलिए देखते हैं heat of sublimation क्या आता है। heat of sublimation actually is amount of heat required, amount of heat required to convert 1 mole of solid into gas is known as heat of sublimation, known as heat of sublimation। हाँ चलिए क्या होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड है, H2O क्या है, सॉरी H2O सॉलिड है, आइस है, आइस से हमको किसमें कन्वर्ट करना है, H2O गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को लिक्विड सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को, इस प्रोसेस में जो हीट लगेगी उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इस फॉर्म में भी हीट जो है बाहर से देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, देनी पड़ेगी। डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा आ जाएगा, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। कैसा आ जाएगा, एंडोथर्मिक, क्लियर। तो यहां तक था हीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, व्हेन 1 मोल of anhydrous salt combine with, when 1 mole of anhydrous salt combine with fixed number of water molecule is known as, when 1 mole of anhydrous salt combine with fixed number of water molecule is known as heat of हाइड्रेशन। एनहाइड्रस साल्ट का मतलब क्या है कि वो साल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक भी परसेंट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस साल्ट। अब क्या करता है कि एनहाइड्रस साल्ट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस से, और फिक्स नंबर, हर साल्ट का जो है अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस साल्ट combined with fixed number of water molecule to form hydrated salt is known as heat of hydration। For example, मान लो ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये किस फॉर्म में है, एनहाइड्रेटेड फॉर्म में, एनहाइड्रेटेड फॉर्म में। ये क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट में कॉपर सल्फेट कितना 5H2O के साथ जो है कंबाइन होकर के एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, CuSO4.5H2O। हाँ, जब भी एनहाइड्रेट से हाइड्रेट होता है, इस केस में डेल्टा एच जो आता है वो कैसा आता है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिएक्शन इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाँ क्लियर। तो अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं और भी कोई सॉल्ट होता है, यस MgSO4 ले ले हम, फॉर एग्जांपल MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये कितना से, ये भी कैसा होगा, MgSO4 कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब एनहाइड्रेटेड फॉर्म है, कितना कैसा है, एनहाइड्रस फॉर्म है। प्लस में ये कितना फिक्स वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है 7H2O से, तो क्या बना लेता है, Mg
SO4 MgSO4.7H2O MgSO4.7H2O। यहाँ पे डेल्टा H कैसा आ जाएगा, डेल्टा H नेगेटिव एंड रिएक्शन कैसा आ जाएगा, रिएक्शन इज इक्वल टू एंडोथर्मिक। हाँ चलिए, और क्या होता है, मान के चलो CaCl2 प्लस 6H2O, कैल्शियम क्लोराइड अगर 6H2O से मिलता है तो क्या बनता है, CaCl2.6H2O। हाँ, इस केस में भी हाल सारे केस में डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा H नेगेटिव एंड रिएक्शन विल बी डेल्टा H रिएक्शन नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा आ जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर। तो ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन व्हेन एनहाइड्रस साल्ट है, ये सारे के सारे, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, कंबाइन विद फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 5 से ये साल्ट 5 मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहा है, ये 7 से कंबाइन हो रहा है, ये 6 से। So when anhydrous salt combine with fixed number of water molecule to form hydrated salt, ये क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट, दिस इज हाइड्रेटेड साल्ट। तो उससे जो वाटर एनर्जी का रिलीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन में। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं और साल्ट जो है सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, व्हेन we add excess amount of water in a salt, that further addition of solvent does not affect any heat change is known as heat of solution, क्या होता है हीट ऑफ सॉल्यूशन, when we add excess amount of water in a salt, that further addition of solvent, उसके बाद अगर हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उस पे हीट चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, और हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सो भी हो सकता है, इंडो भी हो सकता है, डेल्टा H हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ज्यादातर केस में नेगेटिव होता है लेकिन कुछ केस में पॉजिटिव भी होगा। हाँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मतलब कभी हीट गोल्ड भी हो सकता है, हीट अबॉल्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी ऐड excess amount of water in a salt, then further addition of solvent does not affect any heat change is known as heat। या इसमें और थोड़ा सा हम ऐड कर सकते हैं, when we add या amount of heat evolve or absorb when we add excess amount of water in salt, that further addition of solvent does not affect any heat change is known as heat of solution। For example, अभी हमारा था क्या, CuSO4, इसमें एक्वा का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, वाटर हम एक्सेस में डालेंगे, जब तक कि इसमें वाटर ऐड करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 एक्वा में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 एक्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या, Cu प्लस आयन अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को हीट ऑफ डेल्टा H सॉल्यूशन डेल्टा H सॉल्यूशन। और अभी मान के चलो, जरूरी नहीं CuSO4.5H2O है, ये क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है, इसमें भी अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 एक्वा में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ डेल्टा H सॉल्यूशन बोलेंगे। डेल्टा H सॉल्यूशन में क्या हम एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, बट हीट ऑफ हाइड्रेशन में फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऐड कर रहे थे। या फिर MgSO4.7H2O प्लस एक्वा, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MgSO4 एक्वा में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा H सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम। एक गैसियस मोल को जो है
एक गैसियस मोल सब्सटेंस को सेपरेट गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल H2 है, H2 का एक मोल H2 को हम इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जो H लगेगा, जो डेल्टा H लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, यस बोलेंगे। और एक मोल Cl2 को जो है इसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए गैसियस एटम में जो एनर्जी लगेगा उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, यस बोलेंगे। अब HCl को, HCl गैस है, H गैस और Cl गैस में कन्वर्ट करने को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, यस बोलेंगे। गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 1 मोल गैसियस एटम को अगर गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में जो कन्वर्ट करने में एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं 1 मोल ऑफ HCl को H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट करने को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। क्या मान के चलो HCl को हाफ H2 और हाफ Cl2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये एटम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। Cl2 इज मॉलिक्यूल, H2 इज मॉलिक्यूल, तो गैसियस एटम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए इन दोनों को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है एटम में कन्वर्ट हो रहा है इन 3 केस में, फर्स्ट 3 केस में, इसलिए इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है, सेकंड और थर्ड जो है एंट्रोपी के बाद पढ़ेंगे, एंट्रोपी के साथ सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। सो फर्स्ट लॉ कौन दिया है, लेबोजियर एंड लेप्लास लॉ। क्या बोलते हैं, लेबोजियर एंड लेप्लास, हाँ वही लेबोजियर जो कौन दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी लेबोजियर ने दिया था। हाँ तो चलिए लेबोजियर एंड लेप्लास लॉ क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट evolved in the amount of heat evolved in the formation of a compound is numerically equal to the amount of heat required to dissociate same molecule with opposite sign, with opposite sign। क्या होता है लेबोजियर एंड लेप्लास लॉ, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन फॉर्मेशन, अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें अगर क्या हो रहा है, मान के चलो इवॉल्व हो रहा है उस मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करने के बाद कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो अगर उसी मॉलिक्यूल को फर्दर तोड़ना है, ब्रेक करना है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको उसमें लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो C प्लस O2 आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2। इसमें मान के चलो एनर्जी जो हमारा इवॉल्व हुआ, मान के चलो 94 किलो कैलोरी पर मोल है, 94 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है। हाँ तो इसमें अगर 94 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या पर मोल निकल रहा है, तो मान के चलो अगर हम CO2 को फर्दर ब्रेक करेंगे C प्लस O2 में, तो इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, नॉमरिकली सेम लगेगा। यहाँ पे डेल्टा H जितना आया है, डेल्टा H उतना भी यहाँ पे भी उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट साइन के साथ, मतलब यहाँ पे प्लस 94 किलो कैलोरी पर मोल आएगा। और 94 किलो कैलोरी पर मोल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट अगर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है, इस केस में हीट रिलीज होगा, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट रिलीज, डिसोसिएशन में ऑलवेज हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं ना दो मॉलिक्यूल एटम में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। क्लियर, लेप्लास एंड लेबोजियर यही बोलता है कि अगर फॉर्मेशन में जितना अमाउंट हीट इवॉल्व हो रहा है तो
तो उसी को डिसोसिएशन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा लेकिन अपोजिट साइड में लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड फॉर द फॉर्मेशन of a reaction in one step or more than one step remain constant। क्या होता है हेस लॉ? amount of heat evolved or absorbed for the formation of a compound in one or more than one step remain constant। क्या होता है इसका मतलब? मान के चलो ए से कोई कंपाउंड बन रहा है बी, ए से बी बन रहा है, तो हो सकता है डायरेक्टली ए से बी बन रहा हो तो उसमें क्या डेल्टा एच लगेगा। अगर मान के चलो ए से बी नहीं बन करके ए से पहले क्या बन रहा है, सी बन रहा है, सी से फिर डी बन रहा है और डी से फिर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो इस केस में पहले फाइनली जाकर के डी बन रहा है ना, तो पहले स्टेप में जो डेल्टा एच लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच वन, दूसरे स्टेप में डेल्टा एच टू, तीसरे स्टेप में डेल्टा एच थ्री। और मान के चलो ये स्टेप नहीं फॉलो करके ए पहले एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स फिर बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए से एक्स में कन्वर्ट होने को हम मान के चलो मान लेते हैं डेल्टा एच फोर और एक्स से बी में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फाइव। क्लियर? डेल्टा एच फाइव। तो इस केस में अगर हम देखेंगे हेस लॉ क्या बोलता है कि डेल्टा एच किसी भी पाथ को फॉलो करे, या ये पाथ फॉलो करे, ये पाथ या ये पाथ, फाइनली एक कंपाउंड बन रहा है। वैसे भी हमें पता है डेल्टा एच एंथैल्पी जो स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, कौन सा पाथ मैकेनिज्म फॉलो करता है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा एच या तो इससे चाहे सेम ही बात यहाँ पे पहुंच रहा है, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू किसके आएगा, डेल्टा एच फोर। ये पाथ फॉलो करेगा तो डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव इसके बराबर होगा। यही कह रहा है हमारा हेस लॉ। अगर एग्जांपल से इसको देखें, एग्जांपल O2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में। लेकिन C को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, हाफ O2 से, C को रिएक्शन करवाते हैं हाफ O2 से, पहले ये किसमें कन्वर्ट होता है, CO में, फिर CO को हम रिएक्शन करवाते हैं हाफ O2 से, ये किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में। तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच लगा उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और यहाँ पे जो हुआ पहला स्टेप में मान के चलो डेल्टा एच वन है, दूसरा स्टेप में डेल्टा एच टू है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। क्योंकि ये पाथ फॉलो करे या ये पाथ फॉलो करे, डेल्टा एच रिमेन सेम। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक।